नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का समरी लेकर आया हूँ, जिससे आपको पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उससे आपको इसके बाद आपको दूसरा कोई भी मतलब कि कोई भी आपको ना बुक देखना पड़ेगा, ना कोई वीडियो देखना पड़ेगा। यह आपके क्लास 10 के बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए बिना देरी करे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद आपका कंप्लीट हो गया है। आप चैनल पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद होता क्या है। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की समानता होता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संसार में उद्योग धंधों का जाल बिछ गया था। जहां इन उद्योगों से विकास ने रफ्तार पकड़ी, वहीं इसने समाज में दो वर्ग पैदा कर दिया, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। देखिए, जो पूंजीपति वर्ग जो थे वो हर कुछ में मजदूर वर्ग से बहुत आगे थे, और मजदूर वर्ग जो थे वो बहुत नीचे थे। समाज की इस द्विवर्गीय व्यवस्था ने समाज में असमानता को बढ़ावा दिया और दोनों वर्गों में गहरी खाई बनती गई। इस व्यवस्था के फलस्वरूप होने वाले शोषण ने दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया गया, और इसी से दो सिद्धांत या दो विचारों का जन्म हुआ, समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए, आप ठीक से पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि दो वर्गों में मतलब कि विकास हुआ था, उद्योगों का विकास हुआ था, जिसमें दो वर्गों में लोग बट गए थे। एक पूंजीपति वर्ग बन गए थे और दूसरा मजदूर वर्ग थे, और दोनों में समानता तो बिल्कुल ही नहीं थी और असमानता को ही बढ़ावा मिल रहा था। इस वजह से दो सिद्धांत, दो विचारों का जन्म हुआ, जिसको पहला समाजवाद और दूसरा साम्यवाद कहते हैं। तो देखिए, समाजवाद किसे कहते हैं, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। समाजवाद जिसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में सोशलिज्म कहा जाता है, समता मूलक समाज की अवधारणा पर आधारित है। इसे व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है। ध्यान से समझिएगा, समाजवाद को ही व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है। एक सामाजिक व्यवस्था में वर्ग विभेद की कोई जगह नहीं होती, और पूंजी और उत्पादन के साधन पर समाज के रूप में राज्य का नियंत्रण होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि समाजवाद उसे कहते हैं जिसमें समाजवाद का सीधा मतलब होता है सोशलिज्म, अगर आप अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में इसे समझे तो। और इसका व्यक्तिवाद और पूंजीवाद से घोर विरोध था, मतलब कि एक तरह समझिए कि आप नफरत ही था। और साम्यवाद एक वर्गहीन समाज की परिकल्पना है, जिसमें समाज का हर व्यक्ति हर तरह से समान होता है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित और साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है। आप ध्यान दीजिएगा कि साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित हुआ था। ये याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो जरूर से जरूर पूछ सकता है दोस्तों। तो देखिए, समाजवाद क्या है सो मैं आपको पहले बता दूं, और साम्यवाद क्या है वो भी मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। देखिए, समाजवाद में व्यक्तिवाद और पूंजीवादों का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है समाजवाद को, और साम्यवाद में हर तबके के लोगों को एक माना जाता है, एक समान देखा जाता है, इसे साम्यवाद कहते हैं। और इनका जो प्रतिपादक था साम्यवाद का, वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाजवाद का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता। समाजवादी का मानना है कि उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समस्त समाज के लिए हो। इसमें उत्पादन के साधनों एवं पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होता है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो समाजवाद होता है वो पूंजीवाद का और व्यक्तिवाद का घोर विरोधी होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए, स्वप्नदर्शी समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद या कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, ये आप ध्यान में रखिएगा। समाजवाद के क्या क्या हैं? स्वप्नदर्शी समाजवाद,
यूरोपियन समाजवाद या कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद। और दूसरी तरफ देखिए तो साम्यवाद, ये दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर बतलाइए। तो आपको बस इतना ही लिख देना है। ये एक तरह से समझिए आपका समरी है दोस्तों। ये आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसी में से पूछता है और उतना पन्ना पलटाने का आपका एग्जाम में आपका टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आपको उतना बुक देखने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बस आप पूरा एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा सब कुछ। देखिए, प्रमुख चिंतक जो थे समाजवाद के वो थे सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन। वर्ग समन्वय की बात करते हैं। देखिए, जो सेंट साइमन थे, चार्ल्स फूरिये थे, लुई ब्ला थे, रॉबर्ट ओवन वर्ग जो थे समन्वय की बात करते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन। इंग्लैंड में अगर समाजवाद का जनक जिसे कहा जाता है उसे रॉबर्ट ओवेन के नाम से जाना जाता है। और देखिए, अब साम्यवाद के बारे में जानते हैं। उसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जा सकता है। उनका प्रतिपादक भी कह सकते हैं आप, चिंतक भी कह सकते हैं। जो उसके बारे में सोचे, उसके बारे में घोर चिंतन किया हो, उसी को कहते हैं कार्ल मार्क्स। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स था। 1818 में उनका जन्म हुआ था, 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म था जर्मनी में। उनके पिता का नाम था हेनरिक। और देखिए, कार्ल मार्क्स का प्रभाव क्या था साम्यवाद के प्रति? देखिए, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल का। अब देखिए, मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। देखिए, ध्यान में रखिएगा आप, साम्यवाद के ये लोग समर्थक थे और मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। आप ध्यान में रखिएगा, ये जरूर से जरूर पूछेगा दोस्तों। दास कैपिटल नाम था किसका? तो पुस्तक का नाम था साम्यवाद के जो समर्थक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है, और एंगल्स उनके दोस्त थे। कथन, श्रमिकों को सिवाय उनकी बेड़ियों के कुछ भी खोने के लिए नहीं है। दुनिया के श्रमिक को एक है। देखिए, आप इस साम्यवाद से इतना समझ लीजिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि यूनिटी, एक जो यूनिटी होता है, मतलब कि हम सब एक हैं, उसका मतलब हो गया साम्यवाद। ठीक है। देखिए, मान्यता, मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की गई थी इसमें। ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और राज्य विलुप्त हो जाएगा। देखिए, उसके बुक का नाम था दास कैपिटल। और साम्यवाद के जो चिंतक थे, प्रतिपादक थे, कार्ल मार्क्स थे। 1818 में उनका जन्म हुआ था, 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था हेनरिक। ठीक है दोस्तों। उनके दोस्त का नाम था एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशित किया था। वही समाजवाद का आप देख ले तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन है। इंग्लैंड का समाजवाद का जनक किसे कहा था दोस्तों? तो रॉबर्ट ओवेन। याद रहेगा आप लोग को। देखिए, मार्क्सवाद का प्रसार आप ध्यान से देख लें। इससे कुछ जुड़े हुए सवाल आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1864 में मार्क्स के प्रयास से ही प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। इस सम्मेलन में नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। आप ध्यान में रखिएगा, किसने नारा दिया था? मार्क्स ने। और किस टाइम पे? 1864 में। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह साम्यवाद के समर्थक थे। आप ध्यान में रखिएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 में पेरिस में, इसी सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस घोषित किया गया। आप ध्यान में रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है।
1889 में इसका जन्म हुआ, समझिए आप, पेरिस में। ये सब 1 नंबर 2 नंबर आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बस आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। वीवीआई सब्जेक्टिव से वीवीआई ऑब्जेक्टिव तक मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। और चलिए शुरू करते हैं। रूस की क्रांति। देखिए, रूस में 1917 में प्रथम बार क्रांति हुई थी। उसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। मैं आपको ब्रीफली पहले बता दूं, फिर उसके बाद आपको ले चलूंगा अपने डिजिटल पे। देखिए, क्योंकि बोल्शेविक नामक जो राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी कारण से इनका नाम बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1917 की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने ही इस क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और क्रांति की दिशा एवं दशा निर्धारित की थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन इस क्रांति के उत्तरदायी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण था। दोस्तों याद रखिएगा ये बात। रूस की क्रांति के 2 कृतियां हुई। पहला 1905 की क्रांति, जो जारशाही का अंत नहीं हुआ। 1917 की क्रांति, आप ध्यान से समझिएगा। 1917 की क्रांति जो है उसमें से आपको जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, वर्ष 1917 की जो रूस की जो क्रांति है, 20वीं सदी की सर्वाधिक विस्फोटक राजनीतिक घटना मानी जाती है। इस हिंसक क्रांति ने रूस में सदियों से चली आ रही राजशाही को खत्म कर दिया था। आप ध्यान में रखिएगा, जो राजशाही ठाटवार था, इस क्रांति ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इसको विस्फोटक राजनीतिक घटना मानी जाती है 1917 की रूस की क्रांति को। व्लादिमीर लेनिन ने नेतृत्व में बोल्शेविक ने सत्ता को अपना नियंत्रण में ले लिया और जार के शासन की परंपरा को खत्म कर दिया। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं अपने स्क्रीन पे। अब देखिए, मैं आपको ब्रीफली सब कुछ समझा दिया हूं। अब आप यहाँ आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा। देखिए, 1917 की क्रांति, फरवरी क्रांति, उसको कहा जाता है मेंशेविक क्रांति। परिणाम स्वरूप जारशाही का अंत हुआ। ठीक है, 1905 की क्रांति में जारशाही का अंत नहीं हुआ था और फरवरी 1917 की क्रांति में मेंशेविक क्रांति जिसको कहा जा सकता है, उसमें जारशाही का अंत हो गया था। अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर के क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। परिणाम स्वरूप सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आई थी। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के क्या क्या कारण थे, ये जरूर से जरूर पूछता है दोस्तों। इसको हर हाल में आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या क्या थे, राजनीतिक कारण क्या क्या थे, सो आप पहले समझ लें। उसके बाद सामाजिक कारण पे हम लोग चलेंगे, फिर उसके बाद धार्मिक कारण पे चलेंगे, फिर आर्थिक कारण पे चलेंगे, फिर बौद्धिक कारण पे चलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निरंकुश एवं अत्याचारी शासन था। बहुत से अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, फिर रूसीकरण की नीति जो थी वो मतलब कि उतना सफलतापूर्ण नहीं था उस जगह पे, उस क्षेत्र में। जो रूस के क्षेत्र में रूसीकरण जो नीति थी वो उतना सफलतापूर्ण नहीं हो रहा था। राजनीतिक दलों का उदय हो रहा था, हर जगह से, हर क्षेत्र के कोने कोने से राजनीतिक दल उभर रहे थे। नागरिक एवं राजनीतिक जो स्वतंत्रता का अभाव था, आप इसको समझे ठीक से। तो नागरिक स्वतंत्र नहीं थे कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, वो अपना रोजगार के लिए, और बेरोजगारी भी धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। 1905 की क्रांति का प्रभाव 9 जनवरी खूनी रविवार, लाल रविवार, देखिए आप समझिएगा। 1905 की क्रांति का प्रभाव, उसको 9 जनवरी खूनी रविवार भी कहा जाता है, लाल रविवार भी कहा जाता है। उसमें कई सारे हत्याएं भी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय हो गई थी। जार निकोलस II और जारिना की भूमिका, क्रांति के समय निकोलस II ही जार था। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जार निकोलस II जो है और जारिना की भूमिका, क्रांति के समय में जार निकोलस II ही जार था। जारिना एक बदनाम पादरी रासपुटीन के प्रभाव में थी। देखिए दोस्त, आपको मैं बता दूं, 1905 के जो ऐतिहासिक रूस और जापान जो युद्ध हुआ था उसमें रूस बुरी तरह पराजित हुआ था। ये आप याद रखिएगा।
जिसमें ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच 1918 में हुई थी। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि ट्रोट्स्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेते आऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे। सामाजिक कारण क्या क्या थे सो बताते हैं आपको। किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति है, उनका विद्रोह। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही थी, उनका कुछ भी कल्याण नहीं हो रहा था। वो मतलब कि समझिए कि जो भी कृषि के लिए जो मतलब किसानों के लिए जो फायदेमंद जो ये होते हैं, वो कुछ भी उनके समर्थ में कुछ नहीं हो रहा था। और सुधार आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। फिर देखिए धार्मिक कारण क्या क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता की कमी, जो जिस धर्म का है उसको उस धर्म मानने में रोकना, उसको मानने से रोकना, ये सब में मतलब कि बहुत ज्यादा उस टाइम में बढ़ रहा था। आर्थिक कारण देखिए, दुर्बल आर्थिक स्थिति। मैंने आपको पहले ही कहा कि बेरोजगारी जहां जिस देश में बढ़ेगी, जिस देश में काम धाम सब कुछ खत्म रहेगा, तो उस टाइम में उस जगह पे उस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। औद्योगिकरण की समस्या देखिए, अब आप समझ ही सकते हैं जहां बेरोजगारी रहेगा वहां अगर औद्योगिकरण नहीं रहेगा तो बेरोजगारी जाहिर सी बात है होना ही होना है। और बौद्धिक कारण में चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में बौद्धिक जागरण, वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय के। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले टॉल्स्टॉय के बारे में, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय के बारे में। फादर्स एंड सन्स तुर्गनेव, याद रखिएगा। माँ मैक्सिम गोर्की, ये याद रखिएगा आप। ये सब बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप। देखिए बोल्शेविक क्रांति का क्या क्या महत्व था, ये पहले हम लोग बढ़िया से समझेंगे। बोल्शेविक क्रांति एक इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बोल्शेविक क्रांति का क्या महत्व था, क्या मतलब कि क्यों हुआ था और क्या फायदा हुआ उससे। देखिए वो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि 1917 की रूस की क्रांति की जो 20वीं सदी की सर्वाधिक विस्फोटक राजनीतिक घटना मानी जाती है। इस क्रांति में सदियों से चली जो राजशाही जो थी, राजशाही को खत्म कर दिया गया था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने सत्ता को अपना नियंत्रण में ले लिया और जार के शासन की परंपरा को खत्म कर दिया। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम सर्वहारा वर्ग की क्रांति, प्रथम साम्यवादी सरकार की रूस में स्थापना क्रांति के परिणाम क्या क्या रहे सो आप देखिए विश्व के प्रथम सर्वहारा वर्ग, जो मतलब कि सभी वर्ग में जो आए उसकी जो क्रांति थी उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा आप समझ ही रहे हैं, जो सब कुछ कर ले, जो सब कुछ में मतलब कि अपना ये रहे, सब कुछ में प्रेजेंट रहे, उसे सर्वहारा वर्ग कहेंगे। प्रथम साम्यवादी सरकार की रूस में स्थापना क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे हैं दोस्तों, ये जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे। रूस पर प्रभाव, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना हुई। देखिए रूस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, जरा ये समझेंगे। स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हुआ, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना हुई, नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई। देखिए ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का क्या क्या महत्व रहा है, क्या क्या फायदा हुआ है उससे, ये आप ध्यान में रखिएगा। नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, रूसीकरण की नीति का परित्याग कर दिया गया। देखिए जो रूसीकरण जो नीति थी जिसका लोग विरोध कर रहे थे, जिसका लगभग 5 साल 10 साल से लोग विरोध कर रहे थे, उसका परित्याग कर दिया गया। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, सर्वहारा जो वर्ग थे उनके अधिनायक की स्थापना हुई, प्रशासनिक व्यवस्था में वृद्धि की गई, उसमें स्थापना की गई, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो स्थिति है उनको बढ़ाने के लिए कोई बहुत से नियम लागू किए गए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। आप बस इतना समझिए, आपको अगर पूछ दे कि बोल्शेविक मतलब कि बोल्शेविक क्रांति का क्या महत्व है, तो आपको बस नॉर्मल सा लिख देना है कि जो मतलब कि अच्छा हुआ है सब कुछ, तो सब लिख देना है।
रूसीकरण की नीति का परित्याग हो गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि हुई, नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक है, और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा सो आप देखिए। देखिए, क्योंकि ये बोल्शेविक क्रांति रूसी क्रांति है तो रूस पर यह सब प्रभाव पड़ा। ठीक है, और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा सो आप देखिए। पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास हुआ। देखिए, आपको मैं पहले ही बता दिया था कि जो विश्व और रूस, ये बोल्शेविक क्रांति जो है बहुत बड़ा क्रांति हुआ था उस टाइम का दोस्तों, जिसे विस्फोटक क्रांति भी कह सकते हैं आप लोग। पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास हुआ, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। देखिए, सर्वहारा जो वर्ग थे उनके सम्मान की वृद्धि हुई, उनको अच्छा से अच्छा पद दिया गया, उन्हें नौकरी दी गई, सब कुछ उनके हिसाब से किया गया। साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। तो साम्यवादी जो सरकार थी उनकी स्थापना हुई। जो साम्यवादी सरकार आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, वह सरकार जो एकता पे भरोसा रखे, जो लोगों को एकत्र कर सके, जो एकता पे भरोसा उस टाइम पे रख रहा था उसको साम्यवाद कहेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया गया। जो भी देश विदेश से जो लेन देन सब कुछ होता है, अंतरराष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया गया। साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तेज हुई। जो साम्राज्यवाद के जो पतन थी, जो राजशाही था, उसके पतन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेज हुई। नया शक्ति संतुलन हुआ। जो नया शक्ति जो हुआ उसमें संतुलन पाया गया। देखिए, लेनिन की जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उनका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। अब फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। लेनिन का ये जीवनी है, लेनिन का कार्यकाल आपको देखना है, लेनिन की विदेश नीति देखनी है। ठीक है, ये आपको बढ़िया से आपको समझना है कि लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। जन्म हुआ था उनका 10 अप्रैल 1870 को सिमब्रस्क गांव में। बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता थे। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बोल्शेविक क्रांति के जो प्रणेता थे, बोल्शेविक क्रांति के जो समर्थक थे, उनका क्या नाम था, तो लेनिन। आप ऐसे नॉर्मली भी याद रखिएगा लेनिन, लेकिन उनका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 को। ट्राटस्की के सहयोग में केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया था। केरेंस्की मेंशेविक दल का नेता था। अप्रैल थीसिस में लेनिन के बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए, जिनमें भूमि, शांति और रोटी की व्यवस्था करना प्रमुख था। देखिए, लेनिन के बारे में जो कुछ अच्छाई है जो आपको बताना पड़ेगा। आपसे अगर सवाल किया जाए कि लेनिन के जीवनी के बारे में बताएं, तो सबसे पहले आपको यही सेम टू सेम आपको लिख लेना है। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 को सिमब्रस्क गांव में। बोल्शेविक क्रांति के बहुत बड़े प्रणेता रहे। ट्राटस्की के सहयोग से केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था उन्होंने। और बताता हूं मैं आपको, केरेंस्की मेंशेविक दल का नेता था। अप्रैल थीसिस में लेनिन के बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए, जिसमें भूमि, शांति एवं रोटी, मकान सब, उसमें उनका व्यवस्था करना उनका प्रमुख कर्तव्य रहा था। लेनिन के कार्य देखें आप। युद्ध की समाप्ति। रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि हुई थी। देखिए, मैंने आपको जस्ट थोड़ी पहले बताया था कि देखिए 1905 में, आप गौर से सुनिएगा, 1905 में ऐतिहासिक रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजित हुई थी। ठीक है, और वही 1918 जाके ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच 1918 में हुई थी। ये याद रखिएगा आप दोस्तों। देखिए, वही अभी आप यहाँ लिखा हुआ, युद्ध की समाप्ति की गई लेनिन के द्वारा, और रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की गई थी। प्रतिक्रांति का दमन। लेनिन के चेका नामक पुलिस दस्ता का गठन किया गया। देखिए, चेका नामक पुलिस दस्ता, ये आप याद रखिएगा, चेका नामक पुलिस दस्ता का गठन किया गया था लेनिन के द्वारा। आर्थिक व्यवस्था पे नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू की। 1918 में
टोवस्क की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है दोस्तों। और 1921 में नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया, आर्थिक व्यवस्था के रूप में समझिए आप, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू किया। सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, नए संविधान का निर्माण, इसके अनुसार रूस को रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। देखिए, रूस को क्या किस नाम से जाना गया, तो रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। बाद में रूस सोवियत संघ बन गया, ठीक है। लेनिन की विदेश नीति क्या क्या थी, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका समझिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ कंप्लीट है। इसमें से लेनिन के कार्यकाल के बारे में आपसे पूछ सकता है, ऊपर आप देख ले तो लेनिन के जीवनी के बारे में आपसे पूछ सकता है, लेनिन की विदेश नीति क्या क्या थी ये आपसे पूछ सकता है। तो ये इस तीनों में से आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। आपका 5 नंबर आपका फिक्स है दोस्तों, आप याद रखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसको आप 2 बार 3 बार बढ़िया से समझ ले। आपको कोई बुक, कोई किताब आपको देखना नहीं है, कोई दूसरा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मैं आपके लिए जस्ट कुछ मतलब कि आपके लिए मैं अभी लगातार प्रीवियस ईयर के सारे वीवीआई क्वेश्चन जो सैंपल पेपर होंगे सारे आपके लिए लेते आऊंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, टॉप पूरा एमसीक्यू रेगुलरली लाता रहूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं लेनिन के विदेश नीति के बारे में। देखिए, गुप्त संधियों की समाप्ति, राष्ट्रीयता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, साम्राज्यवाद और विरोधी नीति, और कॉमिंटर्न की स्थापना की, सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ। देखिए, सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ किसे कहा जाता है, तो कॉमिंटर्न को। कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन के द्वारा की गई थी। विदेश नीति, लेनिन की विदेश नीति में आप पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं, आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाएगा। कॉमिंटर्न की स्थापना, तो कॉमिंटर्न क्या है, तो कॉमिंटर्न सभी देशों की जो साम्यवादी पार्टियां हैं उनका एक संघ बनाया गया जिसे कॉमिंटर्न कहा गया। साम्राज्यवाद की विरोधी नीति, राष्ट्रीयता का सिद्धांत उन्होंने दिया, गुप्त संधियों की समाप्ति हुई। जो भी गुप्त तरीके से जो संधि करते थे लोग आपस में, एक देश दूसरे देश से जो गुप्त तरीके से संधि करते थे, वो सब की समाप्ति की उन्होंने। तो चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर इतना में आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का समरी था, समझिए। आपको कोई दूसरा बुक देखना नहीं पड़ेगा। आप प्लीज जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेते आऊंगा।